हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्न लेकर के आए हैं। पिछले दो वीडियो में हमने संख्या पद्धति को पढ़ा, आपने इनको अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। अभी हम संख्या पद्धति पर आधारित कुछ मुख्य सवाल हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो पूरा का पूरा इस संख्या पद्धति पर आधारित कुछ मुख्य सवालों से ही है। अब यहां पर सबसे पहला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। हमने जो संख्या पद्धति में संख्याएं पढ़ी हैं, अभाज्य भाज्य है, उससे आधारित ये सवाल है। यहां सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। कई बार क्या करते हैं कि हम अभाज्य को भी भाज्य पढ़ लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब इसका आप सोचो जवाब कौन सा होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको मैंने बताया था भाज्य और अभाज्य संख्याएं, तो उनमें से देखो अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कैसे? वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का पूरा भाग जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने उस नियम में पढ़ा था कि 1 0 तो इसमें आएगा ही नहीं, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो उसके बाद में सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 आती है। और बात यहां पर भाज्य संख्या की आ जाती तो क्या जवाब होता, आप सोचो। भाज्य संख्या की बात आ जाती तो सबसे छोटी संख्या होती 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्यों? क्योंकि 4 में 4 और 1 के अलावा एक और संख्या है जिससे इसको पूरा भाग इसमें दिया जा सके या इसको डिवाइड किया जा सके, वो है 2। तो इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इसके बाद में अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से परिमेय संख्या है। निम्न में से परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या √5, 5 प्लस में √3, पाई 22/7। इसमें से कौन सी है परिमेय संख्या? इसमें से परिमेय संख्या है 22/7। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या वे संख्या हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और इस Q के बराबर नहीं होगा 0, Q के बराबर नहीं होगा 0। और ये P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, तो 22/7 परिमेय संख्या V। और रूट के अंदर जिनका वे संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकाला जा सके, ऐसी संख्याएं आती हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं आती हैं। जैसे 5 है, 3 है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं अगले सवाल में। निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है, यानी अवास्तविक संख्या कौन सी है। और अवास्तविक संख्या वे हैं जिनकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो इसमें 0, 2/3, √3/4 ये तो सारी वास्तविक संख्याएं। रूट के अंदर माइनस का जो निशान आता है वो क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है, जिनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में ये संख्याएं नहीं होती। तो यहाँ √-4 वाला वास्तविक संख्या नहीं है। प्रश्न 4, संख्या 1, 5, 7 स्टार का निशान है, ये स्टार 2, 3, 4 यदि 3 से पूर्णतया, यहां ये 3 है उसे नहीं है, यदि 3 से पूर्णतया विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी ये पूरी संख्या है, 3 से पूरी विभाजित होती है, तो इस स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा। भाजकता का नियम लगेगा। और 3 के भाजकता का नियम आपको याद ही होगा। सारे जो अंक हैं उनका आपस में योग करेंगे और उसमें अगर 3 का पूरा भाग जाएगा तो वो 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहाँ 1, 5, 7
2 3 4 को जोड़िए, 1 और 5 6 और 7 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22 आता है। अब 22 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं आएगा। 1 यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 23 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फिर आता है 3 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 25 होने से 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27/3 और पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें, तो यहाँ स्टार की जगह आएगा 5। अगला सवाल है 754 इंटू 562 इंटू 943 के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। यह हमने इकाई का अंक ज्ञात करने वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसे सवालों को जब हम गुणा करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, ऐसा हमें नहीं करना है। केवल इसके इकाई के जो अंक है इनका गुणनफल करेंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 में इकाई का अंक आएगा 4, तो इसका उत्तर हुआ 4। इसी प्रकार अगला सवाल है 57 की घात 73 गुणा में 63 की घात 66 गुणा में 84 की घात 77 के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। इन घातों को आपस में गुणा करने के बाद में और जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और वो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो इनका मैंने एक नियम बताया था, वो आपको याद होगा कि ये जो घात है इनमें 4 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे? 4 का, और जो शेष फल बचेगा उसको इनके इकाई के अंकों के ऊपर लगा देंगे। जैसे इसमें 73 में 4 का भाग दिया तो एक शेष बचेगा, तो एक शेष बचेगा तो यहां आ जाएगा 7 की घात 1 गुणा में 66 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 3 की घात 2 गुणा 77 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 1 और 4 की घात रख देंगे 1। अब इसको हल करना आसान हो जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 7 की घात 1 तो 7, 3 इंटू 3 9 और 4 का 4, तो 9 7 63, 3 4 3 12 तो 2, इकाई का अंक क्या हुआ 2। इसी प्रकार जब हम 567 की घात 83 प्लस 452 की घात 112 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां जोड़ है, योग है, तो इसका हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, वही काम करना है जो ऊपर वाले सवाल में किया था। इनमें घात में 4 का भाग देंगे, और जब 4 का भाग देंगे तो इसमें शेष बचेगा 3। 4 का भाग देने पर इसमें क्या 20 चौका 80, 3 शेष बचेगा, तो यहां 7 की घात आ जाएगी 3 प्लस, यहां ध्यान देने वाली बात है 112 में जब 4 का भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी शेष फल 0 होगा। तो 0 होगा तो हम क्या 2 के घात में क्या लगाएंगे 0? नहीं, 2 की घात 0 नहीं रखेंगे कभी भी, फिर 2 की घात हम 4 ही रखेंगे। और यहां ये बात आप लोगों को याद रखने वाली बात है, यहां 112 में 4 का भाग देने पर शेष फल 0 बचता है, और जब शेष फल 0 बचे तो इसके इकाई के ऊपर घात हम 4 ही रखेंगे, न कि 0। और फिर इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना उत्तर आएगा 9। यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे और फिर 7 से गुणा करेंगे, और 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और उनका जो इकाई का अंक जोड़ेंगे तो आएगा 9। इसके बाद में अगला सवाल है 2 अंकों का योग 25 तथा अंतर 13 हो तो इन अंकों का गुणनफल क्या होगा।
कल मैंने बताया था कि दो अंकों का योग और अंतर दिया हुआ हो तो हमें इन अंक, यहां यह भी पूछा जा सकता है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी या फिर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो पहले हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी होगी और फिर हम उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों को एक बार तो जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे और एक बार दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देंगे। जैसे 25 प्लस 13 भाग 2, तो ये आ गया 38 भाग 2 बराबर 19। एक संख्या आ गई 19 और दूसरी संख्या एक बार इसको हम घटा लेंगे और 2 का भाग दे देंगे, घटाएंगे तो आएगा 12/2 बराबर 6। तो एक संख्या आई 19, एक आई 6, तो 19 को 6 से गुणा करेंगे और 19 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 114। अगला सवाल है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 748 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या होगी। सवाल को ध्यान से पढ़ना। यहाँ 4 क्रमागत शब्द है। क्रमागत का मतलब लगातार। यहाँ कई बार हम लगातार बोलते हैं और कई बार क्रमागत, एक ही बात है, क्रम से आने वाली। यहाँ आगे बात है सम संख्याओं का योगफल। तो देखो लगातार सम संख्या कैसे आती है, 2 के बाद में 4 के बाद में 6 के बाद में 8, इस तरह से। तो उन संख्याओं का योगफल 748 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इनमें से हमें जवाब देना है। ये सवाल एक बैंक परीक्षा में आया हुआ है, तो हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे। यहां पर हमारा जो तरीका है वो ये होगा कि हम ये मान लेंगे कि वो जो सबसे छोटी संख्या है वो x है। क्या है, x। तो एक तो संख्या हो गई ये और अगली संख्या हो गई x प्लस 2, यानी सम संख्या है कि उसमें 2 जुड़ेंगे और फिर उससे अगली संख्या हो गई x प्लस 4 और उससे अगली संख्या हो गई x प्लस 6। ये 4 संख्या हो गई, 4 क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या। तो 1, 2, 3 और 4 इनका योगफल दे रखा है और इनका योगफल हमने बीच में प्लस का निशान लगा दिया और 748। ऐसा करके हम x का मान निकाल लेंगे और वो x सबसे छोटी संख्या ही होगी। यहां 1, 2, 3, 4x हैं, तो 4x प्लस 2, 4, 6 और 6 12 बराबर 748। और इस 12 को दूसरे पक्ष की ओर लेके जाएंगे और उसमें से घटा देंगे और घटाने पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरे पक्ष की ओर ले जाकर के, और घटाने पर मान आएगा 736 और उसमें हम अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 4 का भाग दे देंगे। 4x बराबर आया 736। x का मान निकालने के लिए 736 में 4 का भाग दे देंगे और उत्तर आएगा 184। इसका उत्तर आया 184। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 748 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 184। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें उन संख्याओं का मान x रख लेना होता है। आगे वाला सवाल है 1 माइनस 1/3, ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट चालू, 1 माइनस 1/4। इस तरह से करके ये लगातार 100 तक आ रही है। इसको हम सरल करेंगे तो मान क्या होगा, इसका सरलीकृत मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हमें सरल करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाने की बजाय छोटी सी एक ट्रिक है, उसी हिसाब से हम इसको हल करेंगे। देखो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 को हल करेंगे तो इसका मान हम लघुत्तम 3 ले लेंगे और इसके 1/1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो
इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम 3 आया। इसका उत्तर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 में से 1 गया 2/3। इसका जवाब आएगा 2/3। इसका हल करेंगे तो आएगा 1 में से 1/3 घटाने पर 2/3 शेष रहता है, तो इसका आया 2/3। इसी हिसाब से आगे वाला करेंगे तो 3/4 और आगे वाला करेंगे तो 4/5। इस तरह से ये चलता जाएगा। और इसका करेंगे तो 98/99 और गुणा 99/100। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। इन सारों को हल करने पर यह आएगा। और हम देख रहे हैं कि ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट रही है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट रही है, ऐसे कटती जाएगी और ये कटती जाएगी। लास्ट में बचेगा ऊपर की संख्या में तो 2 और नीचे की संख्या में 100, और 2 से 100 को काटेंगे तो 50। तो इसका जवाब आएगा 1/50। ये अपना जवाब होगा। ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे ऐसे सवालों से घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धैर्य से इन सवालों को हल करने की कोशिश करें, बिल्कुल सही होगा और कम समय में। इससे आगे है अगला सवाल, 21 से 50 तक लगातार संख्याओं का योगफल क्या होगा। कल मैंने सूत्र बताया था प्राकृत संख्याओं के योगफल का, वो सूत्र याद करो। जो लगातार संख्याओं का योगफल था वो सूत्र है n प्लस में 1/2। ये लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र था। इस सूत्र में हम ये मान रख करके हल करेंगे। तो यहाँ 21 से 50 तक है, 1 से 50 तक होता तो सीधा रख देते, लेकिन 21 से 50 तक है तो आप पहले 50 तक की और फिर 20 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करके और दोनों को घटा लेंगे। तो पहले 50 तक की संख्याओं का ज्ञात करेंगे तो 50 गुना में 51/2, ये 50 प्लस 1 मैंने सीधा कर दिया 51, और इसको काटेंगे तो 25 और वही आएगा 1275। इतना सा करके यहाँ 1275 जवाब नहीं देना है। अब हम ये तो 1 से 50 तक की थी, हमें 21 से 50 तक ज्ञात करना है, तो 20 तक की संख्याओं के लिए और लगाएंगे इसमें सूत्र 20 और 21/2 कट गया 10, 210। अब ये 210 है वो ऊपर वाली संख्या में से घटा देंगे तो उत्तर आया 1065। तो अपना ये जवाब हो गया 1065। ऐसे सवालों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप हल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 से 50 तक की लगातार सम संख्याओं का योगफल, यहां ध्यान देना है कौन सी संख्याओं का, सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं वालों के लिए सम संख्या वाला जो सूत्र है 2 नंबर पर मैंने आपको सूत्र बताया था वो लगेगा, और वो था x प्लस में 1, या x क्या है, सम संख्या की टोटल संख्या है। तो 1 से 50 तक सम संख्या कितनी है वो हमें देखना होगा। यहां सीधा 50 तक नहीं लेंगे, 50 तक तो सारी आ जाएंगी, सम भी आ जाएंगी और विषम भी आ जाएंगी। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल सम संख्या लेंगे, और 1 से 50 तक 25 तो सम संख्या है और 25 ही विषम संख्या है, इसलिए सम संख्या कितनी हुई 25। तो x की जगह 25 रखेंगे और 25 प्लस 1 26, और इनको गुणा करेंगे तो 650 आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने संख्या पद्धति पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्नों को हल किया है, और ये सभी प्रश्न जो मैंने यहाँ लिए हैं सभी टाइप के लेने की कोशिश की है, और इनमें से ज्यादातर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे बैंक, पटवार, कोई अन्य जो भी गणित से, सामान्य गणित से रिलेटेड जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें ये सवाल आए हुए हैं।